इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर कल कोर्ट का फैसला आया था और नियुक्ति पर अभी तक रोक लगाई गई है। 10 विवादित प्रश्नों को लेकर, वो 10 विवादित प्रश्न कौन कौन से हैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। नेक्स्ट कोर्ट की सुनवाई कब है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा और इससे क्या डीवी पर असर आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन 10 प्रश्नों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। मैं आपको 10 प्रश्न भी बताने वाला हूं, कौन कौन से जो कि आपके पेपर में पूछे गए थे और उसके बाद डीवी पर क्या असर आएगा उसके बारे में भी चर्चा करूंगा और आपकी नेक्स्ट सुनवाई कब है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। यानी कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट, आपका जब से रिजल्ट आया तब से आपके सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से, चाहे वो आपके रिजल्ट को लेकर हो, डीवी को लेकर हो, टाइपिंग टेस्ट को लेकर, जैसे जैसे अपडेटें आती रही थी मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट हो, फिर वो अपडेट चाहे कोर्ट की ओर से आए या बोर्ड की ओर से आए या विभाग की ओर से आए, मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर जरूर बताता हूं। इसलिए जिन भी स्टूडेंट को सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी अगर कोर्ट से कोई अपडेट आती है वो समय पर नहीं मिल पाती है, या विभाग की ओर से कोई अपडेट आती है तो वो समय पर नहीं मिल पाती है, या फिर बोर्ड की ओर से कोई भी अपडेट आती है वो समय पर नहीं मिल पाती है, तो उन सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा वो 10 विवादित प्रश्न कौन से हैं जिसका आंसर बोर्ड ने क्या बताया है, अब याचिकाकर्ता क्या बता रहे हैं, किस क्वेश्चन में बोनस दिया जाना चाहिए, किस क्वेश्चन का आंसर चेंज होना चाहिए, उन सभी की चर्चा करूंगा और उसके बाद आपके डीवी को लेकर भी बात करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपको एक साइड दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर, दूसरी साइड प्रारंभिक आंसर की जो बोर्ड ने जारी किए उसकी आंसर लिस्ट, और तीसरे नंबर पर आपको फाइनल आंसर की जो बोर्ड ने जारी किए उसमें बोर्ड ने क्या बदलाव किया उसके बारे में, और चौथी लिस्ट में जो आपको आंसर और कहीं कहीं पर आंसर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जहां आंसर नहीं दिखाई दे रहे हैं वहां याचिकाकर्ता का कहना है बोनस दिया जाए, और जहां आंसर लिखा दिया जा रहा है वहां आप देख सकते हैं कि आंसर में बदलाव किया गया। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 125 जिसको बोर्ड ने आंसर बी माना है फाइनल आंसर की में, और याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका आंसर सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 जिसको फाइनल आंसर की में बोर्ड ने सी आंसर माना है, याचिकाकर्ता का कहना है इसे बोनस दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें बोर्ड ने फाइनल आंसर की में सी माना है और याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका आंसर डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें बोर्ड ने फाइनल आंसर की में क्वेश्चन का आंसर ए माना है, याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका आंसर सी होना चाहिए। अब ये कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी इसी वीडियो में आगे चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 जिसे बोर्ड ने डिलीट किया है और याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका आंसर ए राइट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 जिसको बोर्ड ने डिलीट किया है, इसका याचिकाकर्ता का कहना है कि राइट आंसर सी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 92 नंबर क्वेश्चन को बोर्ड ने फाइनल आंसर की में ए आंसर माना है और प्रारंभिक आंसर की में भी ए आंसर माना, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 92 इसका आंसर बोर्ड ने पहले भी डी माना, अभी भी डी माना, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है इसके इसमें बोनस दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 97 इसका बोर्ड ने पहले भी सी माना, अभी भी सी मान रहे, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका आंसर डी होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 127 जिसका बोर्ड ने पहले भी बी माना, अभी भी बी मान रही है बोर्ड, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका आंसर डी होना चाहिए। तो अब बात करते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 की, और जो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए थे ये बोर्ड की जो वेबसाइट पर मास्टर पेपर अपलोड किया गया उसके क्वेश्चन नंबर है, ना कि आपके पास जो पेपर है उसके, ये ध्यान रखें। और जो अभी मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ ये मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, और जो याचिका लगी है, जो विवादित प्रश्न है, जो अभी मैंने आपको 10 प्रश्न के नंबर बताए हैं, ये भी आपके बोर्ड की वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया मास्टर प्रश्न पत्र है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले 12 नंबर क्वेश्चन है कि एलसीडी पैनल या फ्लैट पैनल के प्रदर्शन में गुण का प्रयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है फीटर गुण, मोटाई का गुण, हल्का गुण या आकार गुण। अब इसको
फाइनल आंसर की में बोर्ड ने करेक्ट आंसर माना है हल्का गुण, यानी कि बोर्ड का कहना है कि एलसीडी पैनल या फ्लैट पैनल के प्रदर्शन में हल्के गुण का प्रयोग होता है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि इस क्वेश्चन में बोनस मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? बोनस अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक थर्ड पार्टी का संपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसे होस्ट कंप्यूटर में डाला जाता है तथा इसे ब्राउज़र द्वारा उपयोग किया जाता है ताकि विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न किया जा सके। आपके पास ऑप्शन है वो कौन सा सॉफ्टवेयर? फायरवॉल, एड ऑन, प्लग इन, एक्सटेंशन। तो वो थर्ड पार्टी का संपूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो इसको जो बोर्ड ने है वो आंसर माना है प्लग इन, यानी कि बोर्ड का कहना है कि प्लग इन एक थर्ड पार्टी का संपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसे होस्ट कंप्यूटर में डाला जाता है तथा इसे ब्राउज़र द्वारा उपयोग किया जाता है ताकि विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न किया जा सके। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्सटेंशन होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन विवादित में ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट, फिर चाहे वो कोर्ट से अपडेट आए, विभाग से अपडेट आए या बोर्ड से अपडेट आए, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक कथन दिया गया जिसके बाद दो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई है। आपको कथन पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है। तो इसमें आप देख सकते हैं बर्बेरी ब्रांड के पर्स धनी लोगों के लिए हैं, ये तो आपका है कथन। अब धारणा के क्या दे रखी है आप देख सकते हैं, धारणा में दे रखा है कि कई लोग धनी कहलाना पसंद करते हैं, और सेकंड दे रखी है यदि किसी के पास इस ब्रांड का पर्स नहीं है तो वो व्यक्ति धनी नहीं है। उत्तर दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, केवल धारणा फर्स्ट माने हैं, केवल धारणा सेकंड माने हैं, नई धारणा फर्स्ट और नई सेकंड माने हैं, दोनों धारणा फर्स्ट तथा सेकंड माने हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसको बोर्ड ने करेक्ट आंसर ए माना है, यानी कि बोर्ड ने इसका आंसर माना है कि केवल धारणा फर्स्ट माने हैं, यानी कि कई लोग धनी कहलाना पसंद करते हैं, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि इसमें न ही धारणा फर्स्ट है और न ही सेकंड माने हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन को भी विवादित प्रश्न जो 10 है उसमें ऐड किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसमें सी राइट है, जबकि बोर्ड ने इस क्वेश्चन का आंसर ए राइट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सी में उपयोगकर्ता परिभाषित फलन को किस कीबोर्ड की मदद से लिखा जाता है? डिफाइन, डिफाइन, यहाँ डिफाइन में डी स्मॉल है और यहाँ कैपिटल है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें डिफाइन का 3 लेटर डी एफ स्मॉल में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल डी एफ। तो इसमें सी में उपयोगकर्ता परिभाषित फलन को किस कीबोर्ड की मदद से लिखा जाता है? अब इस क्वेश्चन को बोर्ड ने किया है डिलीट, बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डिफाइन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो पहले वाला डी है वो स्मॉल है और डिफाइन, यानी कि सी में उपयोगकर्ता परिभाषित फलन को डिफाइन कीबोर्ड की मदद से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दर्पण चित्र ज्ञात कीजिए, यानी कि मिरर इमेज। जैसे कि आप देख सकते हैं TIZMQ, इसका मिरर इमेज कौन सा बनेगा? आप भी देख सकते हैं इसका मिरर इमेज है वो सी बनेगा, जबकि इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट किया है और याचिकाकर्ता का भी कहना है कि इस क्वेश्चन का जब राइट आंसर सी हो रहा है तो फिर इस क्वेश्चन को डिलीट क्यों किया गया है? तो यानी कि इसका याचिकाकर्ता का राइट आंसर मानना है सी है और बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है। अगर आपको भी इस क्वेश्चन पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें, अगर आपको भी पता चल सके तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जहाँ तक मुझे भी लगता है कि इसका राइट आंसर तो सी है, फिर इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट क्यों किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सिमरत को ऑनलाइन साइट की सूची को प्रदर्शित करना है, जिसे बाद में एक छात्र द्वारा छात्रों के व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव विषय पर शोध पत्र तैयार करने के लिए उपयोग करना है। इस सूची को तैयार करने के लिए वर्ड की कौन सी विशेषता उपयुक्त है? लिंकिंग, बुलेट्स, नंबरिंग या ग्राफ? अब इस क्वेश्चन को बोर्ड ने फाइनल आंसर की में लिंकिंग आंसर माना है, यानी कि ए को करेक्ट आंसर माना है, और याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका राइट आंसर होगा बुलेट्स। याचिकाकर्ता ने इसका जो राइट आंसर बुलेट्स माना है
और फाइनल आंसर की में बोर्ड कह रहा है इसका आंसर लिंकिंग होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को विवादित क्वेश्चन में ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 6 लड़के ABCDEF सभी का जन्म एक ही दिन का है, परंतु उन सबके जन्म का वर्ष अलग अलग है। A C से बड़ा है, B D और E दोनों से बड़ा है, F D से 2 वर्ष बड़ा है। A या तो वर्ष 1952 में या फिर 1953 में जन्मा है। सबसे बड़ा सदस्य 1950 में जन्मा है। यदि F समूह में सबसे बड़ा है तो सही कथन पहचानिए। ऑप्शन है कि C का जन्म 1954 में हुआ, A का जन्म 1952 में हुआ, D का जन्म 1951 में हुआ, B का जन्म 1951 में हुआ। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डी करेक्ट आंसर माना, यानी कि बोर्ड का कहना है कि बी का जो जन्म है वो 1951 में हुआ था। अब याचिकाकर्ता का कहना है कि इस क्वेश्चन में बोनस दिया जाए, बोनस की मांग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए जिन भी स्टूडेंट को सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है तो उन स्टूडेंट से यही कहूँगा, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे वो कोर्ट की ओर से हो, विभाग की ओर से हो या बोर्ड की ओर से हो, सभी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 97 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से रिमोट लॉगिन के अंतर्गत क्या आता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर बातचीत, टेलनेट या कोई पीसी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब बोर्ड ने इस क्वेश्चन का आंसर केवल सी यानी कि टेलनेट को ही माना है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि टेलनेट और कोई पीसी ये भी सही है, यानी कि कोई पीसी भी सही है। याचिकाकर्ता इसको मान रहे हैं तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 125 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि मैं एक मेमोरी यंत्र हूं, मुझे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर द्वारा बनाया गया है, मैं तीव्रता से डाटा को ग्रहण कर सकता हूं, मैं कौन हूं? गतिक रोम, स्थितिक रैम, गतिक रैम, स्थितिक रोम। तो इसमें जो बोर्ड ने इसका जो करेक्ट आंसर माना है कि मैं एक मेमोरी यंत्र हूं, मुझे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर द्वारा बनाया गया, मैं तीव्रता से डाटा को ग्रहण कर सकता हूं, मैं कौन हूं? बोर्ड ने माना स्थितिक रैम, यानी कि बोर्ड ने इसका करेक्ट आंसर बी माना है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका राइट आंसर गतिक रैम होगा, गतिक रैम होगा, यानी कि याचिकाकर्ता इसको करेक्ट आंसर मान रहे हैं सी को। और लास्ट जो 10वां क्वेश्चन है वो है आपके सामने 127 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि प्रेषक के ग्राही तक डाटा का स्थानांतरण इंटरनेट पर मॉडेम के द्वारा होता है, जिसमें डाटा प्रथमतः कहाँ से कहाँ तक में परिवर्तित होता है। आपके पास ऑप्शन है अनुरूप से अनुरूप में, अनुरूप से डिजिटल में, डिजिटल से अनुरूप में या डिजिटल से डिजिटल में। तो इसमें बोर्ड का कहना है कि प्रेषक से ग्राही तक डाटा का स्थानांतरण इंटरनेट पर मॉडेम के द्वारा होता है, जिसमें डाटा प्रथमतः अनुरूप से डिजिटल में परिवर्तित होता है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि जो डाटा है वो प्रथम डिजिटल से डिजिटल में परिवर्तित होता है। याचिकाकर्ता डी मान रहे हैं और बोर्ड मान रहा है इसका आंसर बी। तो ये वे 10 क्वेश्चन थे जो विवादित प्रश्न थे, जिनकी वजह से कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाई है। अभी तक नियुक्ति की तो बात दूर ही है, अभी तक डीवी भी नहीं स्टार्ट हुई है, डीवी चलेगी उसके बाद। अब कोर्ट नेक्स्ट सुनवाई है वो 5 नवंबर को करेगा। कब करेगा? 5 नवंबर को। अब 5 नवंबर को वापस से कोर्ट का क्या फैसला आता है वो जानने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी नेक्स्ट सुनवाई पर कोर्ट की अपडेट आती है आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और इन 10 विवादित क्वेश्चन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब मेन चीज़ आती है, तो क्या इससे डीवी पर असर आएगा? क्या डीवी होगी या नहीं होगी? तो मैं आपको बता देता हूं, इससे डीवी पर असर नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाई है, डीवी पर रोक नहीं लगाई है, फाइनल रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई है, उन्होंने सिर्फ नियुक्ति पर रोक लगाई है। तो आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि आप सभी को मालूम है 17 अक्टूबर से 15 अक्टूबर को विभाग की ओर से 1.5 गुना की लिस्ट जारी की गई थी। क्योंकि आपको पहले भी मैंने कहा था, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने भी कहा था कि विभाग की ओर, ये विभाग पर डिपेंड करता है कि डीवी में वो
2 गुना को बुलाएंगे या 1.5 गुना को। अब डीवी के लिए 1.5 गुना स्टूडेंट को बुलाया है, 15 अक्टूबर को नोटिस जारी किया है, उनकी लिस्ट निकाली है और उसके लिए स्क्रूटिनी फॉर्म भी आपको मालूम होगा 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक पहले डेट थी, लेकिन कल वापस से उन्होंने नोटिस जारी किया और जिसमें उन्होंने डेट को आगे बढ़ा दिया है, यानी कि 27 अक्टूबर तक। अब ये मान के चलिए कि दिवाली के बाद ही डीवी आपका शुरू होगा, उससे पहले नहीं होगा। और जो दिव्यांग कैंडिडेट है जो टाइपिंग टेस्ट में शामिल नहीं हुए, तो उस पर भी इन्होंने कहा उनकी अलग से लिस्ट निकालेंगे, उनका भी डीवी होगा, ऐसा भी इन्होंने विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था और वो भी मैं अपडेट आपको ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ। अब जो इस डीवी का शेड्यूल है, यानी कि लगभग 5000 कैंडिडेट तो जो 1.5 गुना में शामिल हुए हुए होंगे और इसके अलावा दिव्यांग कैंडिडेट भी होंगे, तो इनका जो डीवी है वो कितने चरणों में होगा, एक चरण में कितने स्टूडेंट को शामिल किए जाएंगे, एक दिन में डीवी विभाग द्वारा कितने स्टूडेंट को लेंगे, ये डिपेंड करता है विभाग पर। और उसके लिए जो डीवी शेड्यूल है वो विभाग स्क्रूटनी फॉर्म के बाद जारी करेगा, क्योंकि 17 तारीख को जो नोटिस आया था जिसमें उन्होंने लिखा था 23 तारीख तक आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे, तो उस नोटिस में नीचे ये भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि दस्तावेज सत्यापन की बाकी की जानकारी डिटेल में आपको स्क्रूटनी फॉर्म के बाद दी जाएगी। अब स्क्रूटनी फॉर्म की डेट वापस से आगे बढ़ गई, यानी कि 27 अक्टूबर के बाद ही दी जाएगी और उसके बाद आपकी आ जाएगी दिवाली। तो यानी कि जो आपका दस्तावेज है डीवी शुरू होगा वो दिवाली के बाद ही होगा और एक बार शुरू होने के बाद लगभग 1.5-2 मंथ तो आराम से लग ही जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में 10,000 कैंडिडेट है, चलो मान लीजिए जूनियर अकाउंटेंट में तो डबल कैंडिडेट है, तो उसकी भी अभी 11 सितंबर को डीवी शुरू हुई थी और 25 अक्टूबर तक तो सिर्फ डीवी तीसरे चरण का कंप्लीट होगा। बाकी जिनका 12th सीईटी में लगभग 1500 कैंडिडेट था उनका डीवी, या फिर जो अनुपस्थित रहे उनका भी डीवी होना है, या फिर जिनके डॉक्यूमेंट में कमी आई है उन्हें भी समय दिया गया है, उनको भी वापस से बुलाया जा रहा है। इस हिसाब से नवंबर में भी उनकी डीवी, आधे नवंबर में तो चलेगी ही उनकी डीवी। और संगणक का देख लीजिए जिसमें तो सिर्फ 1200 कैंडिडेट का ही डीवी लेना था। अब इसमें कितना समय लगा मैं आपको बता देता हूँ। 1200 कैंडिडेट का डीवी लेना था और विभाग ने ले भी लिया है 23 तारीख से लेकर 27 सितंबर, 4 दिन के अंदर इन 1200 को तो डीवी ले लिया है। लेकिन इन्होंने फिर 30 सितंबर को एक और डेट दे रखी है कि जो स्टूडेंट 23 से लेकर 27 सितंबर की डीवी में उपस्थित नहीं हो पाता किसी कारणवश से, उन्हें 30 सितंबर को भी मौका दिया जाता है, वो वहां पर आ सकते हैं डीवी करवाने। लेकिन 23 अक्टूबर की एक और डेट दी है कि जो 30 सितंबर को अनुपस्थित रहे या फिर 23 से 27 को ही अनुपस्थित रहे, तो उन्हें वापस से मौका दिया 23 अक्टूबर। अब आप ही देख लीजिए इनमें सिर्फ 1200 कैंडिडेट को भी इन्होंने एक मंथ ले लिया है, तो आप सोच सकते हो कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में तो 5000 कैंडिडेट है, तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि अभी तक डीवी जिनका भी हुआ अभी तक वहां से कोई फाइनल रिजल्ट को लेकर अपडेट नहीं आई, फिर चाहे वो संगणक भर्ती परीक्षा हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो या जीएनएम हो, इन परीक्षा की अभी तक कोई भी डाटा बोर्ड तक नहीं पहुंचा है। ऐसी जानकारी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने आज से 6-7 दिन पहले भी दी थी, सचिव महोदय ने दी थी, आलोक राज जी ने नहीं दी थी, सचिव महोदय ने दी थी, शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक दे दी थी अपडेट कि अभी तक हमारे पास लिस्ट नहीं आई। लिस्ट तो अभी तक संगणक के भी 23 अक्टूबर को इन्होंने वापस से मौका दिया है, तो आप भी सोच सकते हो कि लगभग 1.5 महीना तो आराम से ही लगेगा। यानी कि ये मान के चलिए कि 2024 में सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट तो नहीं आएगा, चाहे कोर्ट अगला निर्णय ले कि भाई रोक है वो हटा दे, तो भी आपका 2024 में तो सूचना सहायक का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो श्योर है, क्योंकि अभी तक डीवी भी स्टार्ट नहीं है। डीवी भी दिवाली के बाद शुरू होगी, उसमें भी 1.5 महीने लगेंगे। डीवी कंप्लीट होने के बाद वो फिर से जिनके दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है, जो एब्सेंट रहे, उन्हें भी मौका देंगे, उनकी भी लिस्ट निकालेंगे और उसके बाद वो सभी संपूर्ण लिस्ट है वो बोर्ड को सौंपेंगे, फिर बोर्ड है वो फाइनल रिजल्ट की तैयारी करेगा। ये मान के चलिए कि रिजल्ट तो आपका 2025 में ही आएगा। तो इसी तरह सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल के अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आए, वो कोर्ट की अपडेट हो या फिर बोर्ड की अपडेट हो या फिर विभाग की अपडेट हो, आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और ये 10 विवादित प्रश्नों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया है। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ आपको सूचना सहायक से रिलेटेड सभी अपडेट देखने को मिलेगी।